नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मणिपुर राज्य में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। पिछले एक हफ्ते से मणिपुर में कई एमएलएज ने पार्टी चेंज करी है, कुछ पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है, राज्यसभा इलेक्शंस में कुछ इश्यूज आए थे। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बावजूद इस तरह की समस्या हमारे देश में क्यों आ रही है, इसमें स्पीकर का क्या रोल है और क्या एंटी डिफेक्शन लॉ में कमियां हैं, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहां प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स में पॉलिटी मेरे द्वारा पढ़ाई गई है और सभी फैकल्टी स्टडी आईक्यू के जिनके द्वारा आप लगातार यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं, इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स को कवर किया है। तो जैसे प्रशांत धवन सर, डॉक्टर गौरव गर्ग, अनिरुद्ध सर, अंकित अग्रवाल सर और कई सर्विंग आईएएस एंड आईएफएस ऑफिसर्स ने भी इस कोर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जल्द से जल्द स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की हम चर्चा करेंगे। तो ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान पर। दूसरा, मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की इफेक्टिवनेस पर। तो एक वो पेरेनियल क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको लेटेस्ट एग्जांपल देना है। जब आप लेटेस्ट एग्जांपल दोगे वही आपके आंसर को दूसरों के आंसर से डिफरेंशिएट करेगा, आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। तो ये है मणिपुर राज्य और इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर में साल 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। मणिपुर विधानसभा की स्ट्रेंथ है 60, जिसमें से 2017 के चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त हुई थी 28 सीटें, बीजेपी को 21, तृणमूल कांग्रेस को 1, नागा पीपल्स फ्रंट को 4, एनपीएफ इसको कहते हैं पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को 1, नेशनल पीपल्स पार्टी ये एनपीपी है जो इस वक्त मेघालय में पावर में है, वहां की है मेनली ये पार्टी, एनपीपी को 4 सीटें और 1 इंडिपेंडेंट। तो ये आंकड़ा था 2017 विधानसभा चुनाव का। अब आपको एक बार देखकर लग रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार बन जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने बाकी इन सभी की मदद से एक मेजॉरिटी फॉर्म करी और अपनी सरकार बना ली। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह देखने को मिला था कि तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर पर तो भाजपा का विरोध करती है, लेकिन मणिपुर के चुनाव में इन्होंने भाजपा का साथ दिया था और सरकार के गठबंधन में शामिल हैं। मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह जो भाजपा में चुनाव से कुछ ही महीने पहले शामिल हुए थे। हालांकि ये पॉलिटिक्स में बहुत लंबे समय से थे, पहले कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी ये मिनिस्टर रह चुके थे और ओक्रम इबोबी सिंह के सबसे खास मंत्रियों में से एक माने जाते थे। गठबंधन में सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी के चारों एमएलए को मंत्री पद दिए गए और एक एमएलए को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया। इनका नाम है वाई जॉय कुमार। अब आधी प्रॉब्लम तो इसी बात से है कि वाई जॉय कुमार और एन बीरेन सिंह की आपस में इतनी अच्छी बनती नहीं है। इसका उदाहरण भी अभी मैं आपको आगे बता देता हूं। और ये सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद कांग्रेस के भी 8 एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर गए, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। तो इस तरह से बीजेपी की जो टोटल स्ट्रेंथ है कोएलिशन गवर्नमेंट की वो 40 पहुंच गई। आउट ऑफ 60 दे हैड 40 मेंबर्स सपोर्ट। लेकिन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स शुरुआत से थोड़ी सी रही हैं और अभी रिसेंटली अप्रैल के महीने में वाई जॉय कुमार को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। इनके पास से 2019 में फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी छीन लिया गया था। इन पर आरोप लगे थे कि इन्होंने कुछ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया था। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने ऐसा आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार जो राइस या चावल दे रही है वो सबके लिए काफी नहीं है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काफी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो खटपट चल रही थी ये इस तरह से सामने आई कि इन्हें डेप्यूटी सीएम के पद से हटा दिया। तो अभी सबसे पहला जो लीड लिया है सरकार का साथ छोड़ने में वो इन्होंने ही लिया है। वाई जॉय कुमार ने अपने चारों एनपीपी के एमएलएस के साथ पार्टी या गठबंधन छोड़ दिया। अब बात करते हैं कांग्रेस एमएलएस की। तो 8 कांग्रेस एमएलए थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करी थी। अब टेक्निकली एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार इनको सदस्यता से हटा देना चाहिए था, इन्हें एमएलए रहना ही नहीं चाहिए था। लेकिन स्पीकर जिसके पास पावर होता है ये डिसीजन लेने का, वो पिछले 3 साल से इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। ही इज जस्ट सिटिंग ऑन द डिसीजन। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई थी, फाइनली सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया मार्च में कि एक कांग्रेस एमएलए को तो डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो जबरदस्ती एक को तो डिस्क्वालीफाई करना पड़ा स्पीकर को। तो हाउस की स्ट्रेंथ रह गई 59 और 8 जून को मणिपुर के हाईकोर्ट से यह आदेश आया कि जब तक स्पीकर इनके डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई निर्णय नहीं ले लेते तब तक ये सारे के सारे एमएलए, कांग्रेस के जो एमएलए हैं, ना तो ये सदन के अंदर जा सकते हैं ना ही किसी वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अब एक तरफ तो ये कांग्रेस के एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला स्पीकर के सामने लंबित था, दूसरी ओर एक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा होता है 17 जून को। इसके पीछे कारण ये था कि 19 जून को राज्यसभा चुनाव थे, उसके लिए वोटिंग होनी थी। तो 17 जून को
बीजेपी के सहयोगी दलों ने उनका साथ छोड़ दिया। 4 एनपीपी एमएलएस, एक टीएमसी, एक इंडिपेंडेंट और 3 बीजेपी के खुद के एमएलएस ने पार्टी का साथ छोड़ा और बोला कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और जो कांग्रेस से 8 सदस्य आए थे पार्टी में, उनमें से भी 4 ने यह कहा कि हम फिर से कांग्रेस के पास जा रहे हैं। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा एकदम से होता है, तो ऐसे में हाउस की स्ट्रेंथ सबसे पहले तो 56 रह गई। क्यों? क्योंकि पहले ही 59 थी और 3 सदस्य बीजेपी के जो हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया सदन से, तो ये स्ट्रेंथ रह गई 56। और कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास अब टोटल 30 एमएलए का सपोर्ट है, तो हमारे पास आराम से मेजोरिटी मार्क क्रॉस करने की पावर है। तो ओक्रम इबोबी सिंह, जो 15 साल पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और गवर्नर को कहा कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। ही हैज टेक द क्लेम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और ये सब राज्यसभा चुनाव के जस्ट पहले हो रहा था, याद रखिएगा। तो राज्यसभा इलेक्शन से केवल एक दिन पहले स्पीकर फाइनली अपना डिसीजन देते हैं। जो 3 साल से लंबित था मामला, उस पर स्पीकर ने अपना डिसीजन दिया और यह कहा कि जो बीजेपी के एमएलए, टेक्निकली वो देखो पहले कांग्रेस के थे, अब फिर से कांग्रेस में चले गए, इन चारों को मैं डिस्क्वालीफाई करता हूं। इनको निलंबित किया जाता है सदन की सदस्यता से। लेकिन उन 7 में से 3 जिन्होंने घर वापसी नहीं की, बीजेपी के साथ ही रहे, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इसका मतलब है कि वो इलेक्शन में वोट दे सकते थे, राज्यसभा इलेक्शन में। और जैसे ही ये डिस्क्वालीफाई हुए, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के पास 4 एमएलए तुरंत कम हो गए, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हाउस की स्ट्रेंथ और कम हो गई, 52 मेंबर्स, और कांग्रेस के पास रह गए 26 सदस्य। तो इन्हीं 52 मेंबर्स के साथ वोटिंग हुई राज्यसभा इलेक्शन में। और फिर भी कांग्रेस यहां पर अपना उम्मीदवार जिता सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में गए 28 वोट और कांग्रेस के फेवर में गए 24 वोट। अब इन 26 में से 2 वोट कहां चले गए, इसकी भी एक अलग कहानी है। बेसिकली कांग्रेस के जो 2 एमएलए थे वो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। जो अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनके रिलेटिव थे। तो उन्होंने पार्टी की बजाय अपने परिवार के प्रति लॉयल्टी दिखाई और वोट डाला बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में। तो इस तरह से राज्यसभा की सीट गई बीजेपी के खाते में। अब राज्यसभा इलेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन एन बीरेन सिंह की जो सरकार है वो अल्पमत में है, तो उसके खिलाफ कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता था। लेकिन ऐसे में एक दूसरा खेल शुरू होता है जो भारत में अक्सर देखा जाता है। सीबीआई ने एक पुराने मामले में एक्स चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंह के खिलाफ जांच फिर से खोल दी। उनके घर जाकर उनसे पूछताछ करी गई। तो ये कहा जा रहा है कि एक तरह की प्रेशर टैक्टिक है। ये कल की न्यूज है। तो जो ओक्रम इबोबी सिंह जो परसों तक सरकार बनाने की बातें कर रहे थे, अब वो शायद ना करें इस तरह की बातें। दूसरी ओर बीजेपी ने अपने नाराज एमएलए को दिल्ली ले जाकर एक्स पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह से मिलवाया और ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि ये एमएलए जो नाराज थे अब वो वापस हमारे आ चुके हैं पार्टी में। तो अब ये पूरा मामला खत्म हो गया है, हमारे पास अब फिर से मेजॉरिटी मार्क है। अब इसका मेजॉरिटी मार्क है या नहीं, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो ये तो थी पूरी पॉलिटिकल कहानी, पॉलिटिकल ड्रामा। अब हमारे काम की चीज यहां पर यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर कैसे एप्लीकेबल होता है। तो देखो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया था, 10 शेड्यूल जोड़ा गया संविधान में। इसको हम कहते हैं दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ब्रीफली ये कहता है कि अगर कोई सदस्य एक पार्टी से चुनाव लड़कर जीता है, सदन में पहुंचा है, वो अगर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको सदस्यता से हटा दिया जाएगा। ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और ये करने का अधिकार, डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार है स्पीकर के पास। सदन की सदस्यता से हटाने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला कि जो इलेक्टेड एमएलए है वो अपनी खुद की पार्टी को छोड़ दे, तो ऐसे में उसको सदन की मेंबरशिप से भी हटाया जाएगा। सेकंड, पार्टी के अगेंस्ट जाकर अगर वो वोट करता है या फिर वोट नहीं करता है, एब्सटेन भी करता है, तो भी उसे सदस्यता से हटाया जा सकता है। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए है जो पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो भी ये गलत है। हाँ, आप बाहर से सपोर्ट दे सकते हैं लेकिन आप पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसा कि कुछ विधानसभाओं में होते हैं, वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें आफ्टर 6 मंथ्स तो भी डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। लेकिन डिस्क्वालीफाई करने का पूरा अधिकार किसके पास होता है? स्पीकर के पास। तो जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो ये तय करते हैं कि ये सारे ग्राउंड्स वैलिड हैं या नहीं। अब ऐसे में स्पीकर के पास बहुत पावर है, लेकिन स्पीकर क्या होता है? रूलिंग पार्टी से ही चुना जाता है। 99% केसेस में जो भी स्पीकर हैं, ही इज फ्रॉम द मेजॉरिटी या फिर रूलिंग पार्टी। तो अब जो ओरिजिनल एंटी डिफेक्शन लॉ है वो ये कहता था कि स्पीकर का निर्णय डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में फाइनल होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन 92 में सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो हॉलोहान केस में ये कहा कि ये बात गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जुडिशियल रिव्यू के तहत स्पीकर का डिसीजन ना आए। इसीलिए उसके बाद से जो भी स्पीकर के डिसीजन है उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और हमेशा करे ही जाते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि स्पीकर मोस्ट ऑफ द केसेस में पार्टीसन निर्णय लेते हैं। मणिपुर में भी अभी आपने देखा बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के स्पीकर हैं, तो जो कांग्रेस के एमएलए पार्टी छोड़कर आए थे
उनकी सदस्यता के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, 3 साल से फाइल अटकी पड़ी है। तो ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यानी कि जो स्पीकर है वो अब एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, और ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होता है वो हमेशा जुडिशरी के रिव्यू पावर में आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, एंटी डिफेक्शन लॉ में एक लूप होल है कि स्पीकर कितने समय में अपना निर्णय दे, इसके बारे में एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ भी नहीं कहता है। टाइम टेकन फॉर स्पीकर्स डिसीजन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। आप समझ रहे हैं इस बात को कि स्पीकर कितने समय में निर्णय दे, कोई कानून नहीं है, तो स्पीकर जितना चाहे समय ले ले। मणिपुर में 3 साल से वो फाइल लंबित पड़ी है, कांग्रेस के एमएलए मंत्री बन चुके थे, उनमें से अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता तो मंत्री पद से भी हाथ धो बैठते। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कई बार कोर्ट्स के सामने आई है। तो 2016 में एक केस था ऐसे संपत कुमार वर्सेस काले यदैया, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। यहां पर ये कहा गया इन लोगों ने कि भाई टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम बाउंड आप स्पीकर को कहिए कि निर्णय दिया जाए। तो उस बेंच ने निर्णय नहीं दिया, कहा कि ये निर्णय तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेगी, और अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी नहीं है। तो हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में इस पर कोई बड़ा निर्णय दे दिया जाए। लेकिन इस साल जनवरी 2020 में एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्पीकर्स को 3 महीने के अंदर अंदर निर्णय ले लेना चाहिए। तो जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन का केस उनके सामने आता है, कंप्लेन आती है, विद इन 3 मंथ्स वो ऐसे निर्णय ले लें। लेकिन आमतौर पर यही देखा जा रहा है कि ऐसे निर्णय स्पीकर लंबित रखते हैं, पेंडिंग रखते हैं। कर्नाटका में भी हमने लास्ट ईयर देखा, जब तक वो नो कॉन्फिडेंस वाला वोट नहीं था तब तक निर्णय नहीं लिए गए थे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है टाइम फ्रेम की, ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, और इसी को कई नेता या पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।